गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं सुदीप कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये है अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी हिंदी माध्यम के जो भी विद्यार्थी हैं उनकी तैयारी कराती है यूपीएससी के लिए। और यहाँ पे रोजाना सुबह 10:30 बजे हम लोग पढ़ते हैं 10:30 AM पे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, कुछ डेली न्यूज की खबरें। आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको जो क्लासेज मिलेंगी वो डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, यानी टॉपिक बाय टॉपिक पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। और एक्सेस आपको इसमें अनलिमिटेड मिलेगा, यानी आपने जिस भी कोर्स में एडमिशन लिया है उस कोर्स का आपको एक्सेस अनलिमिटेड मिलेगा। सारे टीचरों के कोर्स आप उससे संबंधित कर सकते हैं। आप इसके लिए आपको अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहना है। ये हूं मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। आप इन दोनों को फॉलो कर लेंगे और 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं यहाँ पे अनअकैडमी पे, जो आपको आपकी तैयारियों में हर कदम पे मदद करेंगे। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं। और ये है अपकमिंग कोर्सेज, ये आने वाली कोर्सेज अनअकैडमी के, ये सब अपकमिंग है, सब कोर्स अभी शुरू होने वाले हैं। ये है सब्सक्रिप्शन प्लान। दो तरीके का सब्सक्रिप्शन प्लान है, एक प्लस और एक आइकॉनिक। प्लस जो है वो कंप्लीट जीएस का फाउंडेशन कोर्स है, रेगुलर कोर्स अनअकैडमी का। इसमें आपको इसके लिए लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, वही जैसे मैंने भी पीछे बताया था अनलिमिटेड प्रैक्टिस के बारे में, और स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। इसका जो फाउंडेशन का 1 साल का जो फाउंडेशन है 1 ईयर का, यहाँ पे 3 फाउंडेशन है, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। ये 3 फाउंडेशन है। 1 साल का फाउंडेशन है, 49,500 रुपए इसकी फीस है। आप जब भी एडमिशन लेंगे यूपीएससी सीएससी में जीएस का, जब प्लस कोर्स का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वहां पे आपको लेते समय एक कोड मांगेगा। तो आप कोड में अगर ये कोड डाल देंगे, ये है कोड SWADEEP, स्वदीप, तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी 12 महीने की आपकी फीस 49,500 की जगह 44,550 रुपए लगेगी। और जो दूसरा है 2 साल का फाउंडेशन, 2 साल का फाउंडेशन उनके लिए है जिनको 2022 में एग्जाम देना है यूपीएससी का। इसका फीस है 72,000। इस पे भी कोड का इस्तेमाल करेंगे इसका, तो 10% डिस्काउंट 64,800 रुपए। तीसरा है 36 महीने का, यानी 3 साल का। 3 साल का उनके लिए है जो अभी 12th में है या अभी 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 12th पास आउट हुए हैं और यूपीएससी का प्लान उन्होंने किया है, उनके लिए उनकी फीस है 90,000। कोड का इस्तेमाल इस पे भी करेंगे तो 10% डिस्काउंट 81,000 रुपए इसमें आपका लगेगा। तो ये फाउंडेशन बैच है जीएस के लिए। जीएस फाउंडेशन बैच का एक और है आइकॉनिक। इसमें ये जो फाउंडेशन बैच वाले ये सारे कोर्स हैं तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये जो प्लस के हैं, रेगुलर क्लासेस, सब सारी चीजें, कुछ इसमें एडिशनल फीचर्स आपको मिलेंगी। जैसे आपको अगर एक पर्सनल कोच चाहिए जो पर्सनली आपके तैयारी पे ध्यान दें, ये एडिशनल फीचर्स हैं, एक्स्ट्रा है, इसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेज हैं। कोर्स वही है, बस इसमें यह है कि आपको एक पर्सनल कोच मिलेंगे जो पर्सनली आपकी तैयारी पे ध्यान देंगे। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको कराएंगे। पूरे स्टडी प्लान पे आपके निगरानी रखेंगे कि कैसे आपकी तैयारी हो रही है, क्या उतार चढ़ाव है, कितना बढ़िया, क्या और क्या सुधार करना है, और पर्सनली उससे संबंधित फीडबैक भी मिलेगा। इस पे भी वही वही फाउंडेशन है, 1 साल, 2 साल और 3 साल के ये फाउंडेशन है। तो 1 साल का जो फाउंडेशन है उसका 69,500 लगेगा, जिसमें आपको ये एडिशनल चीजें इतना एक्स्ट्रा मिलेंगी। इस पे भी 10% डिस्काउंट मिलेगा आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो। और फीस हो जाएगा आपका 62,550 रुपए। वही 2 साल के लिए फाउंडेशन, वही उन्हीं के लिए जिनको 2022 में एग्जाम देना है, 1,07,000। कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% डिस्काउंट 96,300। वही 36 महीने या 3 साल के लिए 1,41,000। कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% डिस्काउंट 1,26,900। तो ये सारा प्लान है। ये तो गया जीएस। अब आते हैं ऑप्शनल पे। ऑप्शनल भी यहाँ पे सभी ऑप्शनल विषय हैं, यहाँ पे सभी विषयों के ऑप्शनल पढ़ाए जाते हैं। और इसके लिए आप 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, यानी 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का यहाँ भी है। 6 महीने का अगर आप ऑप्शनल ले लेते हैं तो फीस है 22,500 रुपए। और 1 साल का लेते हैं तो 27,500, 2 साल का लेते हैं तो 40,000 और 3 साल का लेते हैं तो 50,000। इसमें भी इन फीसों पे भी आपको डिस्काउंट में मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। कोड है स्वदीप, SWADEEP। तो 6 महीने वाले में आपको जो डिस्काउंट होकर मिलेगा, मिलेगा 20,250 रुपए में। 1 साल वाले में आफ्टर डिस्काउंट 24,750, 2 साल वाले का 36,000 और 3 साल के ऑप्शनल का 45,000 रुपए। तो ये प्लान अनअकैडमी कॉम्बैट आप लोगों को पता ही है इसके बारे में।
लाइव टेस्ट सीरीज है जो अनअकैडमी ने आपके लिए शुरू किया है। जीएस के लिए है, 2021 के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, और ये आप सबके लिए फ्री है। करना को कुछ नहीं, अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है, वहां पे सेक्शन है यूपीएससी सीएससी का, उसमें जाएंगे, उसमें मिलेगा आप लोग को अनअकैडमी कॉम्बैट, उसी में आपको इनरोल करना है। इनरोल करते समय आप कोड का ध्यान रखेंगे, वहां से आपको कोड मांगेगा, तो कोड आप यही डालेंगे जो मेरा कोड है SWADEEP स्वदीप, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फ्री में। और जीएस की टेस्ट सीरीज लाइव, इसमें जो रैंकिंग होगी वो ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग होगी, जैसे यूपीएससी करता है उस हिसाब से। 45 मिनट का टेस्ट होगा, 60 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 13 टेस्ट होंगे, और अल्टरनेटिव संडेज को यानी 14 दिन पे होंगे, संडे टू संडे, हर संडे होगा लेकिन 14 दिन पे होगा। और इस पे अभी ये 3 जनवरी को हुआ है, यानी कल ही हुआ है सुबह 11 बजे। अब ये होगा अगले 14 दिन के बाद, ठीक है, तो जरूर ध्यान में रखेंगे। आप लोगों को पता है कि 6 महीने बचा अभी यूपीएससी प्रीलिम्स में 2021 के लिए। इसके लिए अनअकैडमी ने 28 तारीख से एक नया बैच शुरू किया है प्रीलिम्स 2021 के लिए। इसमें टोटल प्रीलिम्स का सिलेबस कवर कराया जाएगा, पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, टेस्ट सीरीज होगा प्रीलिम्स का विथ एनालिसिस, और जब प्री मेंस हो जाएगा तो इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह भी इसमें कराए जाएंगे। तो ये अभी 6 महीने के लिए बैच शुरू है, जरूर ज्वाइन करें। ये भी बैच है, ये भी बैच, और ये जो है आपका 2022 के लिए एक साल का फाउंडेशन बैच हिंदी इंग्लिश दोनों में, 2 साल का फाउंडेशन बैच हिंदी इंग्लिश दोनों में सब शुरू हुआ है। आप चाहेंगे तो यहाँ पे इस कोड के साथ एडमिशन लेंगे, कोड है स्वदीप, तो आपको 10% डिस्काउंट पूरे फीस में जरूर मिलेगा। और ये है आइकॉनिक, आइकॉनिक का प्राइस भी आने वाले समय में हाइक होने वाला है। तो मैंने आप लोगों को भी आइकॉनिक के सारे फीचर्स पीछे बताए थे कि पर्सनल कोच मिलेंगे, मेंस टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन होगा, पूरे स्टडी प्लान के साथ आपका तैयार हो, आपकी तैयारी कराई जाएगी, पूरा आप पे निगरानी रखा जाएगा, सब कुछ वर्कशॉप वगैरह, आंसर राइटिंग, डेली डेली कंटेंट, सब आपका वो पर्सनल गाइडेंस के साथ होगा। इस पे भी आप लोग इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो जरूर ले लें। ये सोर्स है जो मैं आप लोगों को रोजाना सुबह 10:30 बजे पढ़ाता हूँ 10:30 AM पे। ये सारे हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, PIB, PRS, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता और गवर्नमेंट की वेबसाइट, यहाँ से मैं आपके लिए मैटर लेकर के आता हूँ। तो आज मैं आपके लिए क्या क्या लेकर के आया हूँ, देखिए आप, आज ये 5-6 टॉपिक है, 6-7 टॉपिक। तो आज आपका जो पहला टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो है जापान और फाइव आइज गठबंधन के बारे में, ठीक है। जापान और फाइव आइज क्या है, फाइव आइज है, ठीक है, इसके बारे में। दूसरा है धान की फसल में ब्लास्ट रोग, ठीक है, ब्लास्ट डिजीज इन पैडी क्रॉप। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे तेल रिफाइनरियों के लिए देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम चालू किया गया है। चौथा है ओडिशा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करने वाला भारत का 7वां राज्य बन गया है। पांचवा है आउट ऑफ अफ्रीका रिपोर्ट और पर्यावरण जांच एजेंसी EIA, इसके बारे में देखेंगे। छठा टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन के बारे में, IOSCO के बारे में। और सातवां टॉपिक हम लोग देखेंगे गोवा में मोलेम बचाओ, सेफ मोलेम, ये मोलेम के जंगल है गोवा में, इनके बचाने के लिए कुछ अभियान चले हैं। तो इन सारे टॉपिकों के बारे में हम लोग एक एक करके अभी ध्यान से देखते हुए चलेंगे क्या क्या चीजें हैं और कैसे। तो चलिए एक एक टॉपिक आज का शुरू करते हैं। क्या है पहला टॉपिक है आज का हमारा, जापान और फाइव आइज गठबंधन। जापान और फाइव आइज, एक तो जापान है और फाइव आइज मतलब 5 लोग और हैं। एक समूह है 5 देशों का जिसको फाइव आइज कहा जाता है। ये फाइव आइज विश्व युद्ध के दौरान इन 5 देशों का समूह बना था। और किस किस मुद्दों पे बना था, क्या गठबंधन है, जापान का इसमें क्या मुद्दा है, और सबसे बड़ी बात जापान इस फाइव आइज का सदस्य भी नहीं है। तो क्या क्या चीजें हैं, एक एक पॉइंट आराम से देखते हुए चलिए। बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ है। क्या कह रहा है कि चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार की निगरानी के लिए जापान ने फाइव आइज गठबंधन के साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। चीन में कुछ मुसलमान रहते हैं, उइगर मुसलमान उनको कहा जाता है, उन पे अत्याचार होते हैं वहां पे, उन अत्याचारों पर निगरानी करने के लिए जापान जो है वो फाइव आइज देशों के साथ मिल करके उन पर काम करने पर सहमति जताई है।
तो क्या है, क्या मुद्दा है फाइव आइज, ध्यान से पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, क्या है फाइव आइज गठबंधन। आप पहले यहां पे देखिए कि फाइव आइज गठबंधन है क्या चीज। ध्यान से एक पॉइंट, फाइव आइज 5 देशों की एक प्रभावशाली खुफिया नेटवर्क है। 5 देशों की प्रभावशाली खुफिया नेटवर्क, ये ध्यान में रखेंगे, 5 देशों की प्रभावशाली खुफिया नेटवर्क है। और इन 5 देशों में कौन कौन देश शामिल है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका। ये 5 देश हैं, इन्हीं को फाइव आइज कहा जाता है। 5 आंखें, यही 5 देश है। और इन 5 देशों के खुफिया नेटवर्क इसमें शामिल हैं, 5 देशों के, और ये इसीलिए खुफिया है, इसीलिए इसको फाइव आइज कहा जाता है। और इसमें शामिल कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका। और फाइव आइज में इन 5 देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी हैं। इन 5 देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। और जापान इसमें शामिल अभी नहीं है, ध्यान में रखेंगे, फाइव आइज के साथ मिलकर काम कर रहा है लेकिन इसमें शामिल नहीं है, हमेशा ध्यान में रखेंगे। और इसके साथ इन देशों में बोली जाने वाली साझी अंग्रेजी भाषा भी इन 5 देशों को साथ में लाती है। उन 5 देशों में अंग्रेजी भाषा ही बोली जाती है। और फाइव आइज गठबंधन की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि अटलांटिक चार्टर में देखी जा सकती है, जिसे विश्व युद्ध के बाद मित्र देशों के साझे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अगस्त 1941 में जारी किया गया था। विश्व युद्ध के समय अटलांटिक चार्टर, तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे, उसी समय इसका गठबंधन हुआ था, इसके बारे में। लेकिन ये कब से काम में आया, इसकी औपचारिक शुरुआत कब से हुई, ये देखिए। हालांकि इस खुफिया गठबंधन की औपचारिक शुरुआत 1946 में दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात हुई थी। 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इसकी शुरुआत हुई। और इस गठबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अभी जो फाइव आइज देश है, जो फाइव आइज समूह है, गठबंधन है, या जो से 5 देश शामिल हैं, इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है ये देखिए। चीन, उत्तरी कोरिया और रूस पर नजर रखना, ठीक है, और उससे जुड़ी हुई खुफिया जानकारियों को आपस में साझा करना। यही इनके फाइव आइज देशों का प्रमुख उद्देश्य है कि चीन, उत्तरी कोरिया और रसिया, इन पे नजर रखना और उनसे जुड़ी हुई जो भी खुफिया जानकारी इन 5 देशों को मिलती है वो उसको आपस में साझा करते हैं। और जापान ने इस संगठन में शामिल किए जाने की इच्छा व्यक्त की है, और जापान भी इसमें शामिल होने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। और इससे पहले दिसंबर 2019 में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए अमेरिकी कांग्रेस समिति ने इस गठबंधन में भारत, जापान और दक्षिण कोरिया को भी शामिल करने की सिफारिश की थी। हिंद महासागर क्षेत्र में, मैं आप लोगों को रोज ही पढ़ाता हूं, कोई ना कोई मुद्दा आ ही जाता है इसमें, कि आप लोगों को पता है कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की आक्रामकता, कल भी हमने पढ़ा था कि इसी सब के उद्देश्य से भारत ने सागर परियोजना की पहल की है, मैंने आप लोगों को कल भी पढ़ाया था। तो वही, तो ये जो हिंद महाप्रशांत क्षेत्र में जो इसकी आक्रामकता है, उस क्षेत्र में इसको देखते हुए जो अमेरिकी कांग्रेस समिति है, इस गठबंधन में जापान, भारत और दक्षिणी कोरिया को भी शामिल करने का इसमें सिफारिश की है। ठीक, ये ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जापान क्यों शामिल होना चाहता है इसमें? जापान क्यों शामिल होना चाहता है? जापान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि जापान फाइव आइज खुफिया साझाकरण गठबंधन के साथ सहयोग का विस्तार करने के लिए उत्सुक है, जिसमें ब्रिटेन और यूएसए भी शामिल है। इसीलिए जापान इसमें शामिल होना चाहता है इसके जरिए। और जापान द्वारा फाइव आइज समूह में शामिल नहीं होने के बाद भी, शामिल नहीं है लेकिन उसके बाद भी वह इस समूह के साथ खुफिया सूचनाएं साझा करता रहता है। और अभी ये जो जापान चीन के जो मुस्लिम समुदाय है जहां पर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ मिल करके इसमें काम कर रहा है। और इसीलिए जापान का कहना है कि उसे इस समूह में औपचारिक रूप से शामिल किया जाना चाहिए और इसे फाइव आइज की जगह 6 आइज किया जाना चाहिए। जापान ऐसा कहता है। और क्या है इसमें? और वर्तमान समय में जापान को इस समूह से खुफिया सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आग्रह करना पड़ता है, क्योंकि अभी जापान इसमें शामिल नहीं है। शामिल हो जाएगा तो आग्रह नहीं करना पड़ेगा।
जिससे उसे सूचनाएं प्राप्त करने में देरी भी होती है। और जापान द्वारा इस समूह में शामिल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारक पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता है, इसीलिए जापान इसमें शामिल होना चाहता है। और पिछले कुछ समय में जिस तरह से चीन ने हांगकांग और भारत चीन सीमा में आक्रामकता दिखाई है, उससे जापान की चिंताएं बढ़ गई हैं। तो इसी सब वजह से जापान इसमें शामिल होना चाहता है। और जापान के फाइव आइज गठबंधन में शामिल होने के मायने क्या होंगे? क्या होंगे मायने अगर जापान इसमें शामिल होता है तो? जापान की भौगोलिक अवस्थिति और तकनीकी श्रेष्ठता जापान के फाइव आइज में शामिल होने के दावे को मजबूत करती है। ठीक है। और जापान भौगोलिक रूप से चीन, उत्तरी कोरिया और रूस तीनों देशों के नजदीक है, इसलिए इन देशों की खुफिया जानकारी प्राप्त करने में जापान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इसलिए उसके शामिल होने के मायने ये सब है, अच्छे हैं। हालांकि जापान का इस समूह में शामिल होना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जापान के पास कोई विशेषीकृत खुफिया एजेंसी नहीं है, जैसे अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6। ये भी एक प्लस पॉइंट है। इन लोगों के पास तो बाकी जो पांचों देश उनके पास तो अपनी खुफिया एजेंसी है, लेकिन जापान के पास इस टाइप की कोई खुफिया एजेंसी नहीं है, तो इसीलिए उसके लिए थोड़ा सा शामिल होना इसमें मुश्किल है, जैसे अमेरिका की CIA और ब्रिटेन के MI6 वगैरह है, इस तरीके से। और क्या कह रहा है इसमें, तो इसीलिए जापान को थोड़ा सा मुश्किल है इसमें शामिल होना, लेकिन उसके शामिल होने से फायदे भी बहुत सारे हैं। इन सब चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और आगे क्या कह रहा है कि इसके अलावा जापान खुफिया जानकारी को साझाकरण को लेकर, खुफिया जानकारी के साझाकरण को लेकर कोई विशेष नियम भी नहीं है। ठीक है। और जापान को अपने नागरिकों और व्यवसायियों जिन पर उसे विश्वास होता है के साथ अभी खुफिया जानकारी को साझा कर देता है। और जापान के पास अपनी खुफिया जानकारी किससे साझा करे, क्या करे, इसको लेकर जापान का भी अपना कोई नियम भी नहीं बना हुआ है। और जापान अपने नागरिकों को, व्यवसायियों पे, जो बिजनेसमैन है वहां के, जिन पे जापान को भरोसा होता है, वो उनसे अपने खुफिया जानकारी को साझा कर देता है। कोई नियम कानून भी नहीं है, इसलिए जापान को थोड़ी सी प्रॉब्लम है अभी उसमें शामिल होने में। इसीलिए जापान को फाइव आइज समूह में शामिल होने के लिए इस दिशा में कुछ सुधार करने होंगे, तभी वो शामिल हो पाएगा। और एक बार जापान इस फाइव आइज समूह में शामिल हो जाता है तो उसके बाद भारत को भी इसमें शामिल करने की बात को और बल मिलेगा। ठीक है। वैसे भी पहल किए भी थे, ऐसा नहीं है, तो ये सब सारी चीजें होंगी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है धान की फसल में ब्लास्ट रोग, ब्लास्ट डिजीज इन पैडी क्रॉप। क्या कह रहा है, आप ये देख रहे होंगे इमेज में, ये जो धान की फसल है, इसमें ये जो आपके रोग टाइप के दिख रहा है, ये ब्लास्ट रोग। ये क्यों है, ये क्या है कि ज्यादातर किसान फसल में अगर नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं तो उनसे ये फसलें बर्बाद होती हैं, इसी वजह से है। क्या, ध्यान से देखिए। धान की फसल में ब्लास्ट रोग को नियंत्रित करने के लिए किसानों को अधिक नाइट्रोजन का उपयोग न करने की सलाह दी गई है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या होता है धान की फसल का ब्लास्ट रोग। ठीक है। क्या कह रहा है, हेडिंग देखिए। हम लोग देखते हैं क्या होता है धान की फसल का ब्लास्ट रोग। ये देखिए, सॉरी, क्या होता है धान की फसल का ब्लास्ट रोग। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है कि धान की फसल का ब्लास्ट रोग मैग्ना पोर्थ ओरिजा नामक फंगस के कारण होता है। एक फंगस है, आपने पीछे इमेज में देखा ही, एक फंगस है जिसका नाम है मैग्ना पोर्थ ओरिजा। इसी फंगस के कारण धान की फसल में ब्लास्ट रोग होता है और यह धान के पौधे के जमीन से ऊपर के सभी हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। जमीन के ऊपर का जो पौधा होता है उसको सभी हिस्सों को यह प्रभावित करता है। और यह रोग आमतौर पर उन क्षेत्रों में धान की फसल को प्रभावित करता है जहां मिट्टी में नमी कम होती है और लगातार और लंबे समय तक बौछारदार बारिश होती है और दिन में तापमान कम रहता है। उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादातर धानों में यह ब्लास्ट रोग होता है। और क्या कह रहा है कि दिन रात के तापमान के अधिक अंतर के कारण पत्तियों पर ओस की बूंदें जम जाती हैं
और इस प्रकार अपेक्षाकृत ठंडा तापमान इस रोग के विकास का कारण भी बनता है। ब्लास्ट रोग धान की फसल के लिए सबसे विनाशकारी रोगों में से एक है। ये ध्यान में रखेंगे कि धान की फसल के सबसे विनाशकारी रोगों में से एक है ये ब्लास्ट रोग। और ब्लास्ट संक्रमण रोपण या टिलरिंग स्टेज यानी जब पौधा शाखाएं अपनी बनाने लगता है तब में ही पौधे को कमजोर कर देता है उसी समय, और इससे पौधे के विकास के बाद के चरणों में पौधे का अनाज भराव क्षेत्र खराब हो जाता है और उपज कम हो जाती है। तो ये ध्यान में रखेंगे ब्लास्ट रोग के का क्या कारण है, मतलब क्या कारण है और उससे पौधों पे क्या असर पड़ता है। अब ब्लास्ट रोग का नियंत्रण कैसे करेंगे, कैसे होगा नियंत्रण, ये देखिए। ब्लास्ट रोग के नियंत्रण का प्राथमिक विकल्प है कि इसके लिए ब्लास्ट रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग किया जाना चाहिए और रोपण समय तो समायोजित किया जा सकता है, और इसके यदि संभव हो तो बारिश के मौसम की शुरुआत के समय ही इसकी रोपाई की जाए। ठीक है, और ब्लास्ट प्रतिरोधी किस्मों का इसमें उपयोग करना चाहिए, जरूर ध्यान में रखेंगे। और रोपण के समय इसको समायोजित किया जा सकता है और संभव हो तो बारिश के मौसम में इसकी रोपाई की जाए। और नाइट्रोजन उर्वरक का एक ही बार में अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने की बजाय इसका 2 या 2 से अधिक बार में उपयोग किया जाना चाहिए। एक ही बार में लोग ज्यादा नाइट्रोजन उर्वरक डाल देते हैं जिस वजह से फसल खराब हो जाती है, उसमें ब्लास्ट रोग हो जाता है। तो इसको 2 या 2 से अधिक बार में थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए। और उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से ब्लास्ट रोग की तीव्रता बढ़ भी सकती है, ज्यादा उपयोग होगा खाद तो इसलिए जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए और क्या कह रहा है कि ब्लास्ट रोग के संक्रमण को रोकने के लिए किसानों को स्यूडोमोनास 0.2% मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए। अगर इस ब्लास्ट रोग के संक्रमण को रोकने के लिए किसानों को मात्र 0.2% मिश्रण का, किसका, स्यूडोमोनास ये है, इसका छिड़काव फसलों पर करना चाहिए। और नीम लेपित नाइट्रोजनी उर्वरकों का उपयोग किया जाना चाहिए। नाइट्रोजन के बारे में यहां पे पढ़ लीजिए। क्या नाइट्रोजन आधुनिक आवर्त सारणी में स्थित 7वां तत्व है आवर्त सारणी का, एवं यह पर्यावरण में N2 गैस के रूप में विद्यमान है। नाइट्रोजन का को N2 कहते हैं, उसमें यह विद्यमान है। और वायुमंडल में पाई जाने वाली समग्र गैसों में नाइट्रोजन गैस का हिस्सा 78% है, ध्यान में रखेंगे। और नाइट्रोजन जीवन के निर्माण में एक महत्वपूर्ण घटक है एवं यह डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड आदि का एक महत्वपूर्ण अवयव भी है। और नाइट्रोजन पौधों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व के रूप में शामिल है। और एक पोषक तत्व के रूप में नाइट्रोजन को पौधों की जड़ों द्वारा NO3- के रूप में और चावल के संदर्भ में NH4+ के रूप में अवशोषित किया जाता है। ठीक है, ऑलरेडी पर्यावरण में इतना मौजूद है, उसके बावजूद अगर नाइट्रोजन युक्त खाद उसमें डाला जाता है इस वजह से उसमें वो फंगस हो जाता है और फसलें खराब होती हैं। ठीक है, और मृदा में नाइट्रोजन जैविक और अजैविक रूप में पाई जाती है, जिसमें यह 95% कार्बनिक रूप में और 5% से कम अकार्बनिक रूप में भी मौजूद होती है। और इतनी व्यापक मात्रा में नाइट्रोजन की उपस्थिति के बाद भी मृदा में नाइट्रोजन की कमी हमेशा विद्यमान होती है, क्योंकि पौधों के द्वारा केवल अकार्बनिक नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए ध्यान में रखेंगे, पौधे कार्बनिक नाइट्रोजन का नहीं, अकार्बनिक नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। और मृदा में नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। कि मृदा में नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए कौन कौन सा, यूरिया, कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम अमीनो नाइट्रेट, अमोनिया सल्फेट नाइट्रेट, अमोनिया नाइट्रेट, अमोनिया सल्फेट, अमोनिया क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनिया घोल, अमोनिया एनहाइड्रेस, अमोनिया फास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, यूरिया सल्फर, नाइट्रोजन, अमोनियम फास्फेट, ये सारे उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है फसलों में, धान में, मृदा में नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए, अकार्बनिक नाइट्रोजन को। ठीक है ना, क्योंकि पौधे धान के अकार्बनिक कार्बन को और नाइट्रोजन को ज्यादा अवशोषित करते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है तीसरा, वो है कि तेल रिफाइनरियों के लिए देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार हुआ। तेल रिफाइनरियों के लिए देश का पहला, क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िए, कि हाल ही में देश के सबसे बड़े ऑयल रिटेलर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन
आईओसी ने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने घोषणा की कि उसने तेल रिफाइनरियों की जो टरबाइन्स हैं उनके लिए देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। एक ही जगह से बैठे हुए सबको मॉनिटर करना, ठीक है, किसने? आईओसी ने किया है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। और हैदराबाद में स्थित इस परियोजना का उद्घाटन अभी हाल ही में भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान ने इसका उद्घाटन किया है। आगे देखिए और इसमें क्या क्या पॉइंट है, क्यों है चर्चा में। यह पहली बार है जब देश में इस तरह की बहु इकाई निगरानी प्रणाली मल्टी यूनिट मॉनिटरिंग सिस्टम को किसी ऑयल पीएसयू में के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। और ऐसा पहली बार है कि कोई तेल रिफाइनरी कंपनी, ठीक है, पहली बार ये मल्टी यूनिट मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग कर रही है, इसलिए चर्चा में है। और मूल रूप से उपयुक्त रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम को संयुक्त राज्य अमेरिका में जनरल इलेक्ट्रिक जीई के अटलांटा विश्लेषणात्मक केंद्र से संचालित करने की परिकल्पना की गई है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और हैदराबाद में खुला है, लेकिन डेटा रेजिडेंसी क्लॉज और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा निर्देशों के कारण अब इसे हैदराबाद से संचालित किया जाएगा। शुरू में अमेरिका से था, लेकिन इन सब चीजों के डेटा रेजिडेंसी क्लॉज के कारण की और साइबर सुरक्षा, इसकी वजह से हमें हैदराबाद से, ठीक, तो इसलिए पहला देश का हुआ है, ध्यान में रखेंगे। क्या कह रहा है अब ये जो यहाँ पे कह रहा है कि जो रिफाइनरी है, इन रिफाइनरियों के रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में अब समझिए कि जो भी रिफाइनरी हैं इनके रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है, इसके बारे में ध्यान से पढ़िए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरियों की टरबाइनों की ट्रैकिंग के लिए रिमोट मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशन सेंटर, ठीक है, को भेल BHEL भेल और जनरल इलेक्ट्रिक यानी जीई के संयुक्त उपक्रम के द्वारा लागू किया जाएगा। कौन? BHEL, भेल के बारे में आप जानते होंगे, कंपनी है भेल, और जीई ये भी जनरल इलेक्ट्रिक, ये दोनों संयुक्त रूप से इस मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशन सेंटर को इनके द्वारा लागू किया जाएगा, जो भी उपक्रम है। और इस संयुक्त उपक्रम का नाम BHEL GE गैस टरबाइन सर्विसेज है, BGGTS, इसका संयुक्त रूप से नाम क्या होगा? BGGTS, भेल GE गैस टरबाइन सर्विस, ये है इसका नाम जो संयुक्त रूप से किया जाएगा, इसलिए। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरियों को टरबाइनों की ट्रैकिंग के लिए रिमोट मॉनिटरिंग में प्रोएक्टिव प्रिडेटिव एनालिटिक आधारित ऑटोमेटिक एनोमली डिटेक्शन प्रौद्योगिकी का इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सारी टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक। और इस रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की 8 रिफाइनरियों के 27 टरबाइनों को डिजिटली रूप से दूर से ही बैठकर हैदराबाद से मॉनिटर किया जा सकेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे। और इस सिस्टम से गैस टरबाइन कितने 27 टरबाइनों को देखा जा सकेगा हैदराबाद से ही। और इस सिस्टम से गैस टरबाइन से संबंधित उभरने वाले मुद्दों का पता लगाने और उनका निदान करने में मदद मिलेगी कि टरबाइन से में क्या समस्याएं हैं, क्या हो रही है, इन सब चीजों से छुटकारा मिलेगा। एक जगह बैठकर ही निगरानी हो पाएगी ज्यादातर, ये अच्छा है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है उड़ीसा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करने वाला भारत का 7वां राज्य बन गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी बिजनेस के लिए सबसे आसान सर्विस उपलब्ध कराने वाला उड़ीसा भारत का 7वां राज्य बन गया है। इसके पहले भी 6 राज्य हुआ है, तो क्यों चर्चा में है, ध्यान से पढ़िए। हाल ही में उड़ीसा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स को लागू करने वाला भारत का 7वां राज्य बन गया है। इसमें और क्या क्या पॉइंट है, अब जो राज्यों में जो ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार है, इनसे जुड़े हुए कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं, ये पढ़िए। कि किसी भी देश में बिजनेस करना कितना आसान है, उसे आंकने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक अहम भूमिका निभाता है। यही होता है ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस का, कि किसी भी देश में बिजनेस करना कितना आसान है, कितना सरल है, उसी का जो आंकड़ा है वही ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक इसमें अहम भूमिका निभाता है।
और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान होने से राज्य की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलती है। और इसी को देखते हुए मई 2020 में भारत सरकार ने यह फैसला किया कि जो राज्य इजी ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में अच्छा काम करेंगे उन्हें अतिरिक्त पूंजी जुटाने यानी उधारी की जो सुविधा है उनको अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस में लगाने के लिए उधारी की सुविधा मिलेगी। और इसके लिए राज्यों को यह प्रमुख कदम उठाने होते हैं। इन नीचे को कुछ मुद्दे दिए गए हैं, इसी के जरिए ये सब काम होगा तो ये माना जाएगा। क्या कह रहा है, जैसे जिले स्तर पर बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान का पहला आकलन पूरा करना, डिस्ट्रिक्ट लेवल का बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान तैयार, विभिन्न कानूनों के तहत मिले पंजीकरण प्रमाण पत्र मंजूरी, लाइसेंस की नवीनीकरण के लिए दस्तावेजों की मांग को खत्म करना। तीसरा, केंद्रीकृत औचक जांच व्यवस्था का कंप्यूटरीकरण करना और कानून के तहत इंस्पेक्टर को जांच का काम केंद्रीकृत तरीके से दिया जाना। ये सारे पॉइंट हैं। और इंस्पेक्टर जो इसके जांच करेगा, इंस्पेक्टर को लगातार दूसरे साल एक ही इकाई की जांच से दूर रखना और साथ ही जांच करने के पहले जो बिजनेसमैन है उसको जांच की सूचना देना और जांच की रिपोर्ट को अनिवार्य रूप से 48 घंटे के अंदर ही अपलोड कर देना। ये सब इसके अंदर में है। और उड़ीसा देश का 7वां राज्य बन गया है जिसने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा बनाए गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। 7वां राज्य जिसने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो व्यय विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, उसके द्वारा ही बनाया गया है ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस। उसको पूरी तरीके से अपने राज्य में अपने यहाँ उड़ीसा ने लागू किया है। और ऐसा करने के बाद अभी मैंने बताया था उधार की जो सुविधा मिल सकेगी, तो ये देखिए ऐसा करने के बाद राज्य 1429 करोड़ रुपए की ओपन मार्केट बोरोइंग यानी बाजार से उधारी लेने का पात्र हो गया है। कौन? उड़ीसा। ध्यान में रखेंगे ये। और इस संबंध में 30 दिसंबर 2020 को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने राज्य को अनुमति भी जारी कर दी है। ठीक है, 30 दिसंबर 2020 को ही वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने राज्य को इसकी अनुमति जारी कर दी है इस पैसे की। और देश में उड़ीसा के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करने वाले राज्य बन चुके हैं। तो ध्यान में रखेंगे, उसके पहले 6 राज्य ये थे और उड़ीसा अब 7वां राज्य बन चुका है। और क्या कह रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करने से इन 6 राज्यों को 20,888 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी जुटाने की अनुमति मिल चुकी है, जितने भी राज्य हैं उनको। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक के बारे में पढ़ लीजिए, ये हेडिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक के बारे में क्या है कि विश्व बैंक हर वर्ष ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से उस सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है। कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है, वर्ल्ड बैंक। और इसके माध्यम से विश्व बैंक किसी देश में कारोबार करना कितना आसान है इस स्थिति को बताता है। और कारोबार के नियामकों और उसके नियमों के अनुसार 10 मानकों पर कारोबार करने की शर्तों को देखा जाता है कि किसी देश में ये कितना आसान या मुश्किल है। और विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 10 मानकों के आधार पर जारी की जाती है। और ये मानक है बिजनेस की शुरुआत, गोदाम व भंडार गृह, बिजली, निवेशकों की सुरक्षा, देश से बाहर आयात, टैक्स सिस्टम इत्यादि। तो ये सारे चीज है, जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला जो हम देखेंगे, हमारा अगला टॉपिक है वो है आउट ऑफ अफ्रीका रिपोर्ट। ठीक है, आउट ऑफ अफ्रीका रिपोर्ट पर्यावरण जांच एजेंसी EIA। एक रिपोर्ट आई है अभी EIA की, जो अफ्रीका में हाथियों के व्यापार या किस पूरे उस पे है। एक संस्था है, ये ब्रिटेन की एक चैरिटी संस्था है EIA, जो इस सब पर्यावरण और वन्य जीव अपराध की जांच करती है। तो उसी से एक रिपोर्ट आई है अफ्रीका के बारे में। इसके बारे में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट। हाल ही में पर्यावरण जांच एजेंसी EIA, इन्वायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा आउट ऑफ अफ्रीका रिपोर्ट जारी किया गया है। EIA जो है वो ब्रिटेन का है
एक चैरिटी संस्था है और उसी ने आउट ऑफ अफ्रीका रिपोर्ट जारी की है। उसमें क्या आया है? उल्लेखनीय है कि पर्यावरण जांच एजेंसी यानी इन्वायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी EIA ब्रिटेन स्थित एक चैरिटी संस्था है जो पर्यावरण और वन्य जीव अपराध की जांच करती है। और रिपोर्ट में यह रेखांकित किया गया है कि मध्य और पश्चिम अफ्रीका में व्याप्त भ्रष्टाचार ने हाथियों और पेंगोलिन जैसे वन्य जीवों के अवैध शिकार के दर को बढ़ाया है। इसीलिए ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है कि पर्यावरण जांच एजेंसी यानी EIA पिछले महीने G20 के संरक्षण पर संयुक्त घोषणा पर सहमति व्यक्त करने वाले 20 प्रमुख वन्य जीव संगठनों में से एक था और इन संगठनों के द्वारा स्टॉप द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड अभियान भी चलाया गया था। जो G20 के संरक्षण पे जो 20 प्रमुख वन्य जीव संगठन थे उनमें से EIA एक था और ये 20 संगठन मिलकर के स्टॉप द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड अभियान इन्होंने चलाया था। स्टॉप द इलीगल, अवैध व्यापार जंगली जानवरों के लिए, ये उन्होंने चलाया था उस पर रोकने के लिए। तो क्या क्या इस रिपोर्ट जो आया है इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या है? आउट ऑफ अफ्रीका रिपोर्ट का नाम है आउट ऑफ अफ्रीका, इस नाम से EIA ने रिपोर्ट निकाला है। क्या है प्रमुख बिंदु? EIA के शोधकर्ताओं ने हाल ही में मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के वन्य जीवों पर अध्ययन किया। कहां पे? अफ्रीका में, मध्य और पश्चिमी अफ्रीका। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट आउट ऑफ अफ्रीका में कहा है कि यहां व्याप्त भ्रष्टाचार ने हाथियों और पेंगोलिन जैसे वन्य जीवों के अवैध शिकार को बढ़ा दिया है काफी मात्रा में। और रिपोर्ट से पता चलता है कि नाइजीरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार और गरीबी का आपराधिक नेटवर्क द्वारा लाभ उठाया गया है। ये सारा रिपोर्ट आया है और इस नेटवर्क ने हाथी एवं पेंगोलिन जैसे वन्य जीवों की तस्करी को एशिया के अन्य देशों में बढ़ावा दिया है। ये सारे पॉइंट याद में रखेंगे, ये रिपोर्ट आई है, इंपॉर्टेंट है। और शोधकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2015 से नाइजीरिया से हाथी दांत और पेंगोलिन की खाल एशिया के विभिन्न बाजारों में निर्यात हो रहे हैं। EIA के जो शोधकर्ता उन्होंने कहा। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2015 और 2019 के बीच नाइजीरिया से 30 टन से अधिक हाथी दांत और लगभग 167 टन पेंगोलिन की खाल का निर्यात हुआ है एशियाई देशों में। तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। और क्या क्या रहा है इसमें, और क्या क्या खास पॉइंट है? जिनमें से कम 4400 हाथियों और 1,67,000 पेंगोलिन का अवैध रूप से शिकार हुआ है। और रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन कंपनियों ने अवैध अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार में अपनी भूमिका निभाई है। और नाइजीरिया सहित विभिन्न उप सहारा राज्यों जैसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कैमरून आदि में स्थानिक भ्रष्टाचार ने अवैध शिकार और तस्करी को जन्म दिया है, जिसने इस क्षेत्र में हाथियों और पेंगोलिन जैसे वन्य जीवों के विलुप्तीकरण का जोखिम बढ़ा दिया है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा। और पश्चिम और मध्य अफ्रीका की छिद्रिल सीमाएं इस क्षेत्र को वन्य जीवों की तस्करी के नेटवर्क को सुभेद्य बनाती हैं। और रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अफ्रीका के संगठित आपराधिक नेटवर्क अफ्रीका महाद्वीप के बाहर के अवैध वन्य जीव सामग्री के व्यापार को नियंत्रित करते हैं। और नाइजीरिया में अवैध वन्य जीव सामग्री के व्यापार को बढ़ाने हेतु स्थानीय सीमा शुल्क और सुरक्षा अधिकारियों को बड़ी मात्रा में रिश्वत दिया जाता है। तो ये की रिपोर्ट है अफ्रीका के बारे में, मध्य और पश्चिमी अफ्रीका, इसीलिए इसका नाम आउट ऑफ अफ्रीका है। वहां पे हाथी और पेंगोलिन का अवैध मात्रा में शिकार होता है और उनका व्यापार होता है, पेंगोलिन के खाल का और हाथी दांत का। और क्या कह रहा है? अफ्रीका में सबसे अधिक हाथी आबादी वाले देश गैबॉन हाथी दांत का एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है। अफ्रीका का जो देश है गैबॉन, वहां पे सबसे अधिक हाथी पाए जाते हैं और वहीं पे हाथी दांत की सबसे ज्यादा तस्करी होती है और एक प्रमुख स्रोत है। और इसके साथ ही घरेलू हाथी दांत व्यापार की अनुमति देने वाला देश कैमरून 2000 से 2015 के बीच अपने हाथियों के 70% को खो देता है। बहुत बड़ी बात है।
और अफ्रीका से पेंगोलिन स्किल्स यानी पेंगोलिन की खाल का और हाथी दांत को वियतनाम और चीन के बाजारों में पहुंचाने के लिए मलेशिया या सिंगापुर जैसे तीसरे देशों के गंतव्य के माध्यम के रूप में चुना जाता है। यानी चीन और वियतनाम जैसे देशों में पहुंचाने के लिए मलेशिया या सिंगापुर होते हुए किसी दूसरे देश के रास्ते ये लोग इसको ले लेकर के जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल जरूर ध्यान में रखेंगे आप लोग। और पेंगोलिन स्केल्स को फर्जी शिपिंग दस्तावेजों का उपयोग करते हुए गोमांस, कार के स्पेयर पार्ट्स या अदरक की आड़ में निर्यात किया जाता है। फर्जी शिपिंग दस्तावेज डॉक्यूमेंट लगा करके, फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के कि ये गोमांस है, कार के स्पेयर पार्ट्स है या अदरक है, उसमें चोरी छुप के इसका जो है निर्यात किया जाता है, इसकी स्मगलिंग की जाती है। और आउट ऑफ अफ्रीका रिपोर्ट में उल्लिखित वन्य जीवों के बारे में क्या है? आउट ऑफ अफ्रीका रिपोर्ट के अनुसार अन्य वन्य जीवों के साथ मुख्य रूप से पेंगोलिन और हाथी का अवैध शिकार किया जा रहा है। अन्य लोगों का भी किया जा रहा है जीवों का, लेकिन मुख्य रूप से हाथी और पेंगोलिन का ही हो रहा है। और उल्लेखनीय है कि जहां हाथी की मुख्य रूप से दो प्रजाति अफ्रीकी हाथी और एशियाई हाथी पाई जाती है, तो वहीं पेंगोलिन की कुल 8 प्रजातियां अभी तक ज्ञात है। अफ्रीकी हाथी के बारे में पढ़ लीजिए। अफ्रीकी हाथी भारी भरकम आकार के शाकाहारी जीव हैं और समूहों में रहते हैं। और गौरतलब है कि हाथी बड़े स्थलीय स्तनपायी होते हैं। ठीक है। और अफ्रीकी हाथियों को 2004 से IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद कैटेगरी में सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान में हाथी दांत के लिए इनका अवैध शिकार बहुत ज्यादा हो रहा है। एशियाई हाथी के बारे में, एशियाई हाथी एशियाई महाद्वीप के सबसे बड़े स्थलीय स्तनपायी हैं। ये भारत सहित दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के 13 देशों में फैले हुए सूखे जंगल और घास के मैदानों में निवास करते हैं। अब भारत सरकार ने भारतीय हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया हुआ है और भारतीय हाथी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में सूचीबद्ध करके कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की गई है। और इसी के साथ ही इस वर्ष गांधीनगर में आयोजित हुई प्रवासी जीवों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन CMS के जरिए CMS समझौते की अनुसूची 1 में भारतीय हाथी को शामिल किया गया है। ये सारे पॉइंट याद में रखेंगे। पेंगोलिन के बारे में पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। पेंगोलिन फोलिटोडा वर्ग का एक स्तनधारी जानवर है। इसके शरीर पर केराटिन से बनी एक सल्कनुमा संरचना होती है, जिसकी मदद से दूसरे जानवरों से अपनी रक्षा करता है। केराटिन वही प्रोटीन होता है जो इंसानों के नाखून में पाया जाता है और इस तरह के सल्कों वाला पेंगोलिन एकमात्र अकेला एक जात स्तनधारी जीव है। प्राकृतिक तौर पर पेंगोलिन अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। इसकी कुल 8 प्रजातियां अभी तक ज्ञात हैं, जिनमें से इंडियन पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन भारत में पाए जाते हैं और हमारे देश में इसे सल्लू सांप भी कहा जाता है। हमारे देश यानी भारत में। और इंडियन पेंगोलिन की पीठ पर सल्कनुमा संरचना की 11 से 13 पंक्तियां होती हैं और शुष्क क्षेत्रों, उच्च हिमालय और देश के पूर्वोत्तर इलाके को छोड़कर इंडियन पेंगोलिन तकरीबन पूरे देश में पाया जाता है। और इसके अलावा यह प्रजाति बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी पाई जाती है। तो जरूर ध्यान में रखेंगे। और चीनी पेंगोलिन पूर्वी नेपाल, भूटान, उत्तरी भारत, उत्तर पूर्वी बांग्लादेश और दक्षिणी चीन में पाया जाता है। और पेंगोलिन का अवैध शिकार औषधि निर्माण और मांस खाने हेतु किया जाता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट में इंडियन पेंगोलिन को संकटग्रस्त प्रजाति और चीनी पेंगोलिन को गंभीर संकटग्रस्त प्रजाति के श्रेणी में रखा गया है। इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और साथ ही इन दोनों प्रजातियों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के भाग 1 की अनुसूची के तहत भी संरक्षण मिला हुआ है भारत में। और हर वर्ष फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को हर वर्ष, जिसका उद्देश्य पेंगोलिन को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन IOSCO। इसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस IOSCO क्यों चर्चा में है, ये ध्यान से देखिए। अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन IOSCO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस, क्यों है चर्चा में, ये देखिए।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन IOSCO का सहयोगी सदस्य बन गया है। अभी IFSCA IOSCO का सहयोगी सदस्य बन गया है, ठीक है। और उल्लेखनीय है कि इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स, ठीक है, सपूर्ण सुपरवाइजर्स है, सुपरवाइजर्स की सदस्यता भी मिल चुकी थी। तो जरूर ध्यान में रखेंगे, ये IAIS का भी सदस्य था। अब IOSCO क्या है, पहले ये जानिए। IOSCO क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन क्या है? IOSCO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व के प्रतिभूति बाजारों के 95% से अधिक प्रतिभूति नियामकों को एक मंच पर लाता है। यह प्रतिभूतियां क्षेत्र के लिए एक वैश्विक मानक निर्धारण करता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटीज, ये ध्यान में रखेंगे, ये सिक्योरिटीज मार्केट है। और IOSCO G20 और वित्तीय स्थिरता बोर्ड, ठीक है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड के साथ प्रतिभूतियां बाजारों को मजबूत बनाने के लिए मानकों का निर्धारण करने में मिलकर काम करता है। और IOSCO के उद्देश्यों और प्रतिभूतियां विनियमन सिद्धांतों का FSB द्वारा मजबूत वित्तीय प्रणालियों के लिए प्रमुख मानकों के रूप में निर्धारण किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग की स्थापना 1983 में हुई थी और इसका मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में स्थित है। ध्यान में रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और IFSC क्या है, इसके बारे में भी देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, IFSC क्या है ये देखिए। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को किसी भी देश में स्थापित करने का प्रमुख लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं का विकास करना होता है। और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र को किसी भी देश में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और व्यापार के विकास के हेतु एक प्रवेश द्वार माना जाता है। किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और व्यापार के विकास के लिए। और यह घरेलू अर्थव्यवस्था के क्षेत्राधिकार से बाहर के ग्राहकों की वित्तीय सेवाओं से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। और गौरतलब है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया गया है। ध्यान में रखेंगे। और वर्तमान में IFSC में बैंकिंग, पूंजी बाजार और बीमा क्षेत्रों को कई नियामकों अर्थात RBI, सेबी और IRDAI द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और IOSCO के सहयोगी सदस्य बनने के लाभ क्या है, ये देखिए। IOSCO की सदस्यता से IFSCA को साझा हितों के क्षेत्रों में वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर जानकारी के आदान प्रदान के लिए एक मंच उपलब्ध होगा। वैश्विक स्तर पर क्षेत्रीय जानकारी के, ठीक है। और इसके अलावा IOSCO मंच IFSCA को अन्य सुस्थापित वित्तीय केंद्रों के नियामकों के अनुभव और श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को सीखने में समर्थ बनाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और IOSCO की सदस्यता वैश्विक रूप से प्रतिभूतियां बाजारों के नियामकों के साथ IFSCO को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। इससे गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं, वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन में काफी योगदान भी होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गोवा में मोलेम बचाओ। मोलेम जंगल पाए जाते हैं गोवा में, तो उन्हीं को बचाने का एक अभियान है। क्या है? गोवा में मोलेम बचाओ। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए कि गोवा में मोलेम बचाओ अभियान ने मशहूर हस्तियों से लेकर राजनेताओं तक सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। और सभी ने मोलेम जंगलों, पर्यावरण प्रभाव आकलन तथा समन उपायों के बिना ही और संरचनात्मक परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने का विरोध किया है। अब क्या है गोवा में मोलेम बचाओ, ध्यान से पढ़िए कि पिछले वर्ष से लेकर अब तक नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ द्वारा 3 विवादास्पद परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसको लेकर पर्यावरण विशेषज्ञों एवं पर्यावरण प्रेमियों के द्वारा काफी विरोध भी किया जा रहा है। और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ द्वारा स्वीकृत 3 विवादास्पद परियोजनाएं निम्न हैं, जो पिछले वर्ष से लेकर अब तक हुई है, जिसका विरोध किया जा रहा है।
दिसंबर 2019 में गोवा के प्राचीन सिंगल रेलवे लाइन के विस्तार को मंजूरी दी गई। इसके लिए दूसरा है, गोवा के राजमार्ग का विकास करते हुए नए 4 लेन राजमार्ग बनाने की स्वीकृति दी गई। और हाल ही में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थायी समिति द्वारा गोवा से कर्नाटक तक 400 किलोमीटर की पावर ट्रांसमिशन लाइन को मोलेम जंगलों से गुजारने की मंजूरी दी गई। तो ये सारे थे। और गोवा में मोलेम बचाओ के बारे में, और जो गोवा में मोलेम जंगल है इनके बारे में पढ़ लीजिए। ये जो मोलेम जंगल, इन्हीं की सिंगल रेल लाइन बनेगा या जो 4 लेन बनेंगे तो जंगलों का नुकसान होगा, इसी के लिए अभियान है। क्या है? मोलेम जंगल गोवा के पश्चिमी घाट के किनारे घने सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन है। आप इमेज में देख रहे होंगे ये। और ये जंगल विशाल वन्य जीव विविधता के साथ साथ कई स्थानीय मानव समुदायों को भी आश्रय प्रदान करते हैं। यहाँ बाघ, तेंदुए, गौर और पंछियों की 200 से अधिक प्रजातियां निवास करती हैं मोलेम जंगलों में। गोवा के महामदेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रोशनी देने वाला मशरूम की प्रजाति माइसेना जीनस भी पाया जाता है। मैंने एक बार माइसेना जीनस के बारे में बताया था, मशरूम की प्रजाति है जो रोशनी देती है। आज से तकरीबन मैंने 2-3 महीने पहले पढ़ाया था इस आर्टिकल को। और इस सेंचुरी को मोलेम नेशनल पार्क या महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। ठीक है। और मोलेम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़िए। पश्चिमी घाटों में स्थित मोलेम राष्ट्रीय उद्यान 240 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह गोवा में सुंगम तालुक में कर्नाटक के राज्य की सीमा पर मोलेम शहर के पास स्थित है। और मोलेम राष्ट्रीय उद्यान में कदम राजवंश के कई मंदिर भी स्थित है। और मोरमुगाओ लोंडा रेलवे लाइन इस राष्ट्रीय उद्यान के घने जंगलों के बीच से गुजरती है। और मोलेम राष्ट्रीय उद्यान को पहले मोलेम गेम अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता था। 1969 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है और इसका नाम बदलकर भगवान महावीर अभ्यारण्य कर दिया गया है। ठीक है। और 107 वर्ग किलोमीटर में फैले अभ्यारण्य के मुख्य क्षेत्र का नाम 1978 में मोलेम नेशनल पार्क कर दिया गया था। इन चीजों का आप लोग ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है कि इस पार्क में किंग कोबरा, हम्प नोज्ड पिट वाइपर, इंडियन रॉक पाइथन और मालाबार पिट वाइपर सहित सांपों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। और मोलेम राष्ट्रीय उद्यान में पंछियों की भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें शामिल हैं फेरी ब्लूबर्ड, वैंगटेल, थ्री टो किंगफिशर, डोंगो, गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन हॉर्न बिल इत्यादि। और यहाँ पाए जाने वाले कुछ पंछी क्षेत्र के मूल निवासी भी हैं। और यहाँ पर तितलियों की भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें शामिल है ब्लू मार्मन, क्रिसमस रोज, टेल्ड जे, मालाबार ट्री निम्फ, तमिल योमेन, प्लेन टाइगर, लाइम बटरफ्लाई इत्यादि। ये सारी चीजें वहां पाई जाती है, इतनी प्रजातियां हैं। अभी जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में कि केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन 2003 में किया गया था। और भारत का प्रधानमंत्री इस बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री इसका पदेन उपाध्यक्ष भी होता है। कार्य क्या है इस बोर्ड का कि यह वन्य जीव संबंधी मामलों की समीक्षा करने के साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों एवं इसके आसपास की परियोजनाओं को मंजूरी देने, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए नीतियों और उपायों को तैयार करने के संदर्भ में केंद्र सरकार को सलाह देने वाला शीर्ष निकाय है। और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का प्राथमिक कार्य वन्य जीवों और वनों के संरक्षण के विकास को बढ़ावा देना है। और बिना राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित निर्णय राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की मंजूरी के बाद ही लिए जाते हैं। तो आज का टॉपिक था। इससे जुड़े हुए कुछ मैं प्रश्न लेकर के आया हूं जो आज हमने पढ़ा है, इसके बारे में आप पढ़िए कि 5 आइज खुफिया साझाकरण गठबंधन है और इस गठबंधन को कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, न्यूजीलैंड। इस 5 आइज खुफिया साझाकरण गठबंधन है, इस गठबंधन में कौन सा देश शामिल नहीं है? अभी आप लोगों ने पढ़ा ही है, इसमें बताइएगा कि कौन सा शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर है बी। ठीक है, इसमें कौन शामिल नहीं है? 5 आइज 5 देशों का प्रभावशाली खुफिया नेटवर्क, इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका शामिल है। जापान इसमें शामिल नहीं है। तो ध्यान में रखेंगे, उत्तर होगा बी, जापान। अभी हमने पढ़ा भी था।
दूसरा सवाल, मैग्नापोर्थ ओरिजा नामक फंगस के कारण होने वाला ब्लास्ट रोग किस फसल को नुकसान पहुंचाता है? चना, आम, अमरूद, चावल। क्या होगा? अभी हमने पढ़ा था धान की फसल के बारे में, तो इसका उत्तर होगा डी, चावल, क्योंकि धान से चावल बनता है। तो जरूर ध्यान में रखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ेंगे। तीसरा सवाल, हाल ही में भारत में तेल रिफाइनरियों के लिए प्रथम रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, रिलायंस, टाटा। अभी हमने पढ़ा था आईओसी के बारे में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बी इसका होगा सही जवाब। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहां पे है, आप लोग पढ़ लेंगे। ये अगला चौथा प्रश्न क्या है कि हाल ही में देश का कौन सा ऐसा 7वां राज्य बन गया है जिसने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा बनाए गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को पूरी तरीके से लागू कर दिया है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। कौन है? तो इसमें है उड़ीसा। ये है सही जवाब, डी, उड़ीसा। अभी हमने पढ़ा था, तो आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे, उड़ीसा है। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय हाथी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में सूचीबद्ध करके कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। इंडियन पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन को भी उक्त अधिनियम के अनुसूची 1 में सूचीबद्ध करके कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक व दो, न तो एक न ही दो। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए सही आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। जरूर ध्यान में रखेंगे, सही उत्तर है इसका सी। एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेंगे, अभी हमने पढ़ाई है तुरंत। अगला सवाल है, छठा सवाल, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र आईएफएससी कहां स्थापित किया गया है? चंडीगढ़, पुणे, लखनऊ, गांधीनगर। इनमें से बताइए, अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है। इसका सही आंसर है डी, गांधीनगर। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, डी, गांधीनगर। तो आज का टॉपिक था, यहीं पे समाप्त होता है। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक और ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। आप दोनों लोग इनको जरूर फॉलो कर लेंगे, क्योंककि ये जो अनअकैडमी का मेरा प्रोफाइल लिंक है, यहाँ पे रोजाना मैं 3:30 बजे से 3:30 PM से पूरे 1 साल के 1 ईयर के करंट के क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, एमसीक्यू करा रहा हूँ, जो आप लोगों को 2021 प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, फ्री में डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से जा करके अपने मोबाइल में, और उस पर आइए और मेरे क्लास को ज्वाइन करिए। आप इस लिंक को फॉलो कर लेंगे, या उस पर भी जाके मेरा नाम सर्च करेंगे स्वदीप कुमार, तो मैं मिल जाऊंगा। और आप 3:30 बजे और 5 बजे मैं उस पर एक क्लास और लेता हूँ, वो है आपका संस्थाएं यानी नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जितनी संस्थाएं हैं उनकी क्लास लेता हूं। तो आप जरूर अनअकैडमी ऐप पर भी आकर के उन दोनों क्लास को ज्वाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कोई चार्ज नहीं है, वो सब क्लास फ्री में है। जल्द से जल्द आप आकर करके आप मेरी क्लास ज्वाइन करके उसका फायदा उठाइए। और आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये चीजें पहुंच सके। कल फिर हम लोग मिलेंगे 10:30 बजे अपने इसी क्लास पे। और अगर मेरा टेलीग्राम चैनल को चाहे तो आप इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं, अनअकैडमी स्वदीप कुमार। आप सर्च करेंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल आपको इस नाम से मिल जाएगा, तो इस नाम से भी आप सर्च करके उसको फॉलो कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पे मैं अपने सभी क्लास का पीडीएफ और लिंक शेयर करता हूँ। अभी इस क्लास का भी पीडीएफ मैं उस पर शेयर कर दूंगा। और उसके बाद फिर अभी 1 बजे फिर हम लोग मिलेंगे यहीं पे इंडियन पॉलिटी के साथ, यूट्यूब पर ही इंडियन पॉलिटी। तो ये जरूर अभी मुलाकात होगी 1 बजे। चलिए फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।